Now in our next video, we are going to discuss regarding the motion of center of mass. मतलब बेसिकली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब ये है कि जब ये बॉडी है वो चलेगी, जब बॉडी चलेगी तो इसका कहीं ना कहीं बॉडी का इसके बाहर या इस बॉडी के अंदर इसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा। तो अल्टीमेटली जब बॉडी मोशन करती है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी चलेगा बॉडी के साथ, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग। तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या थी, वी नो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM, its formula was m1 r1 vector, m2 second mass position r2 and dot 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 और mn rn vector हो गया, और अपन टोटल मास को कैपिटल है। मतलब बेसिकली यही है कि अगर एक बॉडी है, ये x और y हो गया, और ये जैसे m1 है इसकी पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 की जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, ऐसे m3 या mn है उसकी पोजीशन rn है। अब ये पूरी बॉडी को जब हम चलाते हैं, जब सारे पार्टिकल्स चलेंगे, m1 भी चलेगा, जैसे मान लीजिए ये पेन ही है और ये यहाँ से यहाँ तक चल गया तो m1 भी चला, m2 भी चला, और इसका जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी होगा वो भी चला। जब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग अलग समय पर अलग अलग होगी तो बेसिकली वो जो पॉइंट चल रहा है सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं इसको। तो हाउ, सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, आपको पता है पोजीशन से या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। तो इस इक्वेशन को d/dt कर देंगे दोनों तरफ, तो d/dt ऑफ RCM, और ऐसा ही करके यहाँ करेंगे d/dt ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट mn rn अपॉन टोटल मास। इनको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको पता है इसको डिफरेंशिएट टाइम के टर्म्स में कर रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट है, तो पहले तो कैपिटल है वन अपॉन कैपिटल है बाहर आ गया, और फिर d/dt ऑफ m1 r1, चलिए हम कर ही लेते हैं। d/dt किसका करना है, मतलब बाहर ले लिया तो मास कांस्टेंट था m1 r1 प्लस m2 r2। आपको पता है जब प्लस माइनस होता है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस mn rn ये हो गया, और d/dt ऑफ RCM क्या होगा, VCM, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज VCM, इट इज नथिंग बट जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग पोजीशन पर उसकी क्या वेलोसिटी है, इट इज वेलोसिटी ऑफ COM, इट इज सेंटर ऑफ मास, एंड व्हाट इज RCM, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ जब हम इस VCM को देखेंगे तो थोड़ा सा एनालाइजेशन अभी आगे जाके आएगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं। पहले 1/m हो गया, अब d/dt सभी, जैसे आपका पहला पार्ट है m1 r1 फिर m2 r2, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप d/dt किसका करेंगे बच्चों, m1 r1 वेक्टर का करेंगे, प्लस d/dt किसका करेंगे, m2 r2 का करेंगे, ऐसे आप d/dt लास्ट वाले का और d/dt ऑफ लास्ट का करेंगे, दैट इज mn rn का करेंगे। हाँ जी, तो अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो पोजीशन चेंज हो रही है अलग अलग समय पर, मास तो कांस्टेंट है, तो ये 1/m तो बाहर ही रहने दीजिए। इसको जब आप करेंगे तो m1 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा d/dt ऑफ r1 वेक्टर, प्लस ऐसे m2 बाहर आ जाएगा आपका, और d/dt ऑफ r2 वेक्टर, ऐसे ही लास्ट वाले nth वाले का mn बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ rn वेक्टर, ये आपके साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कुछ आने वाला है, फिर हम इसको लास्ट में एनालाइज करेंगे। 1/m ये क्या हो जाएगा आपका d/dt ऑफ r1। r1 क्या है, जो पहला पार्टिकल है उसकी अलग अलग समय पर पोजीशन है। तो पहले पार्टिकल की जब पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, तो पहले पार्टिकल की ये वेलोसिटी होगी v1 वेक्टर, ऐसे d/dt ऑफ r2 क्या होगा, सेकंड पार्टिकल की पोजीशन जो चेंज होगी समय के साथ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। जब पूरी बॉडी मूव करेगी तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनके पास ही वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया m1, और इसको v1 dr/dt को v1 वेक्टर लिख दिया, ऐसे m2 v2 वेक्टर लिख दिया, ऐसे डॉट 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 इसको mn vn वेक्टर लिख दिया।
यहाँ तक मुझे लगता है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट दिस बी इक्वेशन। ये VCM आ गया। अभी लेकिन हमारी बात खत्म नहीं होती है, हम इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। स्वाभाविक है, जब वेलोसिटी है तो क्या पता, जब बॉडी चल रही है, पूरी बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी है, अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होगा तो एक्सेलेरेशन भी आएगा। जब बॉडी पर एक्सेलेरेशन आएगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलेरेशन आएगा, क्योंकि उसकी भी सेंटर ऑफ मास की अलग अलग समय पर पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसके पास वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के पास, तो एक्सेलरेशन भी होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का। तो नाउ फॉर दैट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के टर्म्स में। तो d/dt और VCM फिर वो तरीका है। ऐसे ही जब यहाँ इस पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/n तो कांस्टेंट है, पहले बाहर ले लेते हैं और आप डिफरेंशिएट d/dt किसको करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस लास्ट में mn इस वाले पार्ट को आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ VCM क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, लेकिन वेलोसिटी के मतलब किसकी पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है तो उसको ACM कहते हैं। व्हाट इज ACM, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये स्वाभाविक एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, जब वो चलेगा तो वेलोसिटी होगी और एक्सेलेरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/m d/dt ऑफ m1v1 करेंगे तो मैं सीधा कर रहा हूँ, m1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ v1 क्या होगा, वेलोसिटी मतलब पहले पार्टिकल की एक्सेलरेशन a। ऐसे m2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, d/dt ऑफ v2 क्या होगा, a2 वेक्टर डॉट 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 mn an वेक्टर। ये हमारा हो गया दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब थोड़ा इस रिजल्ट को हमें एनालाइज करना है। व्हाट इज ए हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं फिर हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्टेप नोट करेंगे और हम इसको कहेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1a1 m2a2 डॉट 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 mn a1। व्हाट इज m1a1, जब आपने पूरी बॉडी बनाई थी तो स्वाभाविक है कि पहला जो मास था उस पर एक्सेलरेशन a1 आ रहा है। अल्टीमेटली जब नेट एक्सेलरेशन पहले पर a1 आ रहा है, मास a1 है, m1 है, तो ये f1 नहीं कह सकते इसको, दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1, दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2। तो ऐसे ही हम अगर इसको f1 वेक्टर f2 वेक्टर ऐसे nth वाले का fn वेक्टर हो गया। मतलब ये क्या हो गया, जितने भी आपके पार्टिकल से सबके फोर्स आ गए f1 f2 f3 up to fn। मतलब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ओनली, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। हाँ, नेट फोर्स जो इस पूरी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है तो वो किसके बराबर है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू MACM। व्हाट इज MACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर आप थोड़ा इसको एनालाइज समझ पाएं कि जो पूरा फोर्स बॉडी पे लगता है वो किसके बराबर है, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट है जहाँ से पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ प्रूव होती है कि जब कोई बॉडी चलती है, जैसे मान लीजिए ये मेरा फ़ोन है, ये चल रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स, मतलब जब ये बॉडी चल रही है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 m4 m5 बहुत सारे हैं, और सारे पार्टिकल्स पर जो ओवरऑल इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस पॉइंट से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जब ये बॉडी मोशन करेगी तो ऐसा लगेगा कि जो पूरी बॉडी पर जो फोर्स है वो कहाँ से एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा है। एंड वी कुड सी दिस थिंग। कभी कभी अगर इसको प्रूव करने को पूछे तो आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो, दैट इज सेंटर ऑफ मास moves as if all the mass is concentrated at it and if all the external forces applied from it।
तो अगर आप किसी बॉडी पर मोमेंटम लगाते हैं तो वो भी सेंटर ऑफ मास से लगता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करते हैं कभी भी जब हम सेंटर ऑफ मास में इंटरनल फोर्स की बात नहीं करते हैं। बहुत बार इंटरनल फोर्स इसी बॉडीज़ के बीच होते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं दो बॉडीज़ के बीच, इक्वल एंड अपोजिट रखते हैं, इसलिए हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। तो दैट इज इफ सेंटर ऑफ मास मूव्स, मतलब अगर कोई सी बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी पर ऐसा लगता है कि जो पूरा मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है और पूरा फोर्स है वो कहाँ से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से लग रहा है। हमें इतना उसके लिए प्रूव करके बता देंगे। और जैसा कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल इसमें नहीं होता है सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली इसी बेस पर हम एक चीज़ और देखेंगे, मोशन ऑफ मतलब मोमेंटम, इसका देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, और कैसे इंटरनल फोर्सेस का तो मैंने आपको बता दिया कि कोई रोल नहीं होता। अब जैसे यही रिजल्ट आप देखिए जो हमने रिजल्ट निकाला था VCM वाला रिजल्ट हमारा क्या आया था, ये आया था VCM = 1/m m1v1 एंड सो ऑन। तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m × VCM वेक्टर और ये m1v1 वेक्टर। व्हाट इज m1v1? द मोमेंटम एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। हाँ, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड व्हाट इज m2v2? द मोमेंटम एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल। एंड व्हाट इज mn द मोमेंटम एक्टिंग ऑन द nth पार्टिकल। तो हम इस m × VCM को क्या लिख सकते हैं, p1 वेक्टर p2 वेक्टर डॉट 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 pn वेक्टर। व्हाट इज दिस? द टोटल मोमेंटम एक्टिंग, नेट मोमेंटम और जो टोटल मोमेंटम इस पूरी बॉडी पर एक्ट कर रहा है। आप फिर से वही देख सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम एक्ट करेगा वो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब वो कहाँ से एक्ट करेगा, वो फिर से हमें ऐसा ही लगेगा that the momentum of a system of 10 particle is equals to the total mass of the body and velocity of center of mass। इससे ये समझ आता है कि जो मोमेंटम है is the same as if all the mass were concentrated at center of mass and velocity is acting from the center of mass, that is VCM। क्लियर है? तो वही कि मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है। अब यहाँ से हम एक और केस निकाल सकते हैं, वो देखिए। एंड ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन द नोट्स। जैसे आप याद करिए, हमने पढ़ा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी पर लगता है वो dt/dt होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो dt/dt 0 होता है, और dt/dt 0 है मतलब मोमेंटम कंजर्व है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ या ना? ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वही चीज़ लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हम वही कह सकते हैं कि अगर dt/ मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम हमारा क्या है, m × VCM वेक्टर कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट है, मतलब अल्टीमेटली मास तो कांस्टेंट होता ही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब ये होता है, अच्छा वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी प्रूव हमने यहाँ पे कर दिया, क्या कि नेट मोमेंटम कांस्टेंट है, दैट व्हेन द वेक्टर मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर 0 है तो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब जैसा मूव कर रहा है वो वैसा ही मूव करता है, उस पर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, मोमेंटम एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कंजर्व, सेंटर ऑफ मास से। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मतलब बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल, जैसे कोई चीज़ फटती है तो मैंने बताया था वो उसका सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे फायर क्रैकर है, आपने यहाँ से छोड़ा, एक फायर क्रैकर को आपने यहाँ से छोड़ा और यहाँ तक गया और वो यहाँ जाके फटा,
एक पार्टिकल, तो बेसिकली वो प्रोजेक्टाइल मोशन में फटेगा, एक यहाँ फटा, एक पार्टिकल यहाँ गिरा, एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ गया, एक पार्टिकल यहाँ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थिंग नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अभी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अंदर ही इंटरनल फोर्सेस के कारण ये फट गया, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब अभी देखिए, अभी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं भी जाएँ ये पार्टिकल्स, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो फटने के बाद भी अपने पाथ को नहीं छोड़ेगा। अगर ये नहीं फटता तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे जाता, तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ही जाएगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन इट्स बेसिकली द सेंटर ऑफ मास। क्यों? रीज़न वही है, आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर जाएगा। और यही सेम चीज़ एक और केस आता है जहाँ पर ये सेम चीज़ लगती है, दैट इज मोशन ऑफ अर्थ मास सिस्टम अराउंड सन। ठीक है जी। हम ये कहते हैं, दूसरा जो एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम बहुत बार ये कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये सन है, तो अर्थ जो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम कहते हैं इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और हम बहुत बार ये कहते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द मून इज रिवॉल्विंग, जैसे ये अगर अर्थ है आपका, तो जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है जी। लेकिन अगर इस चीज़ को वैसे समझा जाए, अर्थ और मोशन ऑफ अर्थ और मून अराउंड सन, क्योंकि स्वाभाविक है जब ये कर रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि अल्टीमेटली ये मून अगर आपका है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और ये आपका अर्थ है, जो अर्थ है आपका जो चारों तरफ मून के अलोंग सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ आता है वो मून और अर्थ का सेंटर ऑफ मास होता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ मून एंड अर्थ सिस्टम। ठीक है जी। हाँ, मतलब ये सेंटर ऑफ मास होता है मून और अर्थ सिस्टम का, जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। समझ गए? मतलब अब इस पे भी वही कंसेप्ट लगता है कि, और हमेशा एक चीज़ और होती है कि जो अर्थ और मून होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द इलेक्ट्रिकल पाथ अराउंड द सन। ठीक है। तो जो अर्थ है और जो मून है वो दोनों रिवॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट रीजन यही होता है कि जो अर्थ और मून है दे बोथ रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड देयर कॉमन सेंटर। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये जो अर्थ है ये भी एक ये कॉमन सेंटर है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस कॉमन सेंटर, और इसी कॉमन सेंटर के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो अर्थ है और ये मून है, दे बोथ रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, और ये हमेशा अर्थ और मून अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो और यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है, नेट एक्सटर्नल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है, इसलिए जिस पाथ पे ये जा रहे हैं, तो आप सीधा भी ऐसे याद रखिए कि जो इलिप्टिकल पाथ होता है वो उनका सेंटर ऑफ मास का पाथ होता है। सो दिस हैज़ बीन, और जब एक रेडियो एक्टिव डिके होता है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस होता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पाथ। ओके, so this has been the part of this.